जैसा हम हर रोज आपको कहते हैं कि हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और ऐसे विषयों पर बात करते हैं जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कभी हुई हो या हो सकता है आपने अपने किसी सगे संबंधी को ऐसी प्रॉब्लम्स होते हुए देखा हो, तो ऐसे में आप उनकी मदद कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए ऐसा एक टॉपिक है जो है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। एक ऐसा विषय है जो हो सकता है कभी ना कभी हम में से किसी को हुआ हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो हम आज करेंगे अपने इस शो में। डॉक्टर, सबसे पहले आप जो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, इसका आप सही अर्थ उन्हें बताएं। जी, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या शॉर्ट में IBS भी इसको कहते हैं। ओके। इसके इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स होंगे और हमारी बाउल हैबिट्स में चेंज होगी कि कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जी, ब्लोटिंग वगैरह, नोजिया एंड अदर सिम्टम्स जी। सो इसमें ये हमारे पास अल्टरनेट डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या कुछ मिले जुले सिम्टम्स आते हैं जी। और ये डायग्नोस तब किया जाता है कि बाकी जो नॉर्मल जो दूसरी कंडीशंस हैं उनको रूल आउट किया जाए, उसके बाद ये डायग्नोस किया जाता है। ओके। सो इट इज़ ये कहने में सीधा साधा लग रहा है बट इट इज़ मच कॉम्प्लिकेटेड इशू जो हमारे क्लिनिशियंस कई बार इग्नोर कर जाते हैं और लाइटली ले लेते हैं जी, कि पर्सन को चलो कि इसके कुछ इस कारण होगा जो हम डिस्कस करें। और आई थिंक डॉक्टर हम बहुत बार ये भी हम आप सही कह रहे हैं कि हम आगे डिस्कस करेंगे अपने शो में, लेकिन एक चीज़ डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत बार हम ऐसे भी देखते हैं कि बहुत लोग, उनको लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो घर में कुछ रेमेडीज करने लग जाते हैं कि कुछ भी ले लिया उनको लगता है नेट पे देख के, या ऐसी चीज़ें भी आई थिंक बहुत करते हैं। प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट, थेरेपी, काउंसलिंग सब कुछ चाहिए। जी लिसनर्स, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अपने घर पे ही ट्रीट करने की कोशिश ना करें, हमेशा आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करें। तो डॉक्टर, आपने बताया कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या है। अगर हम इसके सिम्टम्स को जानना चाहें तो आप हमारे लिसनर्स को ये जरूर बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। प्रॉपरली जैसे IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसके सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन तो होगी जी, और ऐसा है कि ये पेन रिलीफ हो जाती है जब डेफिकेशन या ये स्टूल्स पास होते हैं, और ये डायरिया भी हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है जी, और डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं मिले जुले जी। एंड अदर सिम्टम्स कुछ हो सकते हैं जैसे क्रैम्प्स आ जाए, ब्लोटिंग आ जाए और कुछ अर्जेंसी हो, एक ऐसी अर्ज जो पेशेंट को कि मेरे को स्टूल्स पास करने ही है जी, कि हालांकि, और अगर स्टूल्स नहीं पास करता तो म्यूकस पास होती है उसके जो टॉयलेट जाता है जी। तो ये उसकी बाउल हैबिट्स में चेंजेस आ जाती है। ओके। और ये सारी चेंजेस उसको जब मील्स लेता है उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा उसको सिम्टम्स जो है बढ़ जाते हैं इस तरह के। सो इसके कुछ क्राइटेरिया वगैरह भी बने हुए हैं जिसको हम रोम क्राइटेरिया कहते हैं कि हम डायग्नोसिस की दिशा में तब सोचते हैं जब मिनिमम 3 मंथ पीरियड जैसे बीत जाएं इस तरह के सिम्टम्स को। ओके। तब जाके जो तुम नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हो, कोई वॉर्म इन्फेस्टेशन का दे रहे हो या कुछ दूसरी एब्डोमिनल कंडीशन का, उससे रिलीफ नहीं हो रहा जी, तब क्लिनिशियन कुछ इस दिशा में सोचता है कि इसको 3 महीने से ज़्यादा हो गया ऐसे इस तरह के मिले जुले सिम्टम्स आ रहे हैं, स्टूल टेस्ट में भी कुछ नहीं निकल रहा, वॉर्म इन्फेस्टेशन भी नहीं निकल रही जी, कि इसको IBS हो सकता है। जी, तो उसके लिए आई थिंक प्रॉपर एक डायग्नोस की जरूरत है। हाँ, एक अच्छा क्लिनिशियन और डायग्नोसिस। जी, तो डॉक्टर, क्या इसके कुछ टाइप्स भी होंगे? जी, इसमें जैसे कि सिम्टम्स के मुताबिक है, इसमें माइल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है जी, और जिसमें हमारे 70% मरीज इस कैटेगरी में आते हैं, इसमें सिम्टम्स काफ़ी स्लाइट होते हैं। ओके। और दूसरा है मॉडरेट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अप्रॉक्सीमेटली 25% पेशेंट इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें इनकी नॉर्मल एक्टिविटी जो है डिसरप्ट होनी शुरू हो जाती है जी, और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है जी। और जो सीवियर IBS है इसमें सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसमें पेशेंट्स आर क्रिपल्ड मीन्स कि उनकी नॉर्मल लाइफ क्रिपल हो जाती है कि वो नॉर्मल अपना फंक्शन करते हैं तो उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है ओके, जो अपने रूटीन के कार्य कर रहे हैं। जी, सो ये 3 टाइप्स के IBS है। जी, जी। तो आई थिंक डॉक्टर, ये बहुत ही डिस्टर्ब लाइफ हो जाती है फिर अगर मान लीजिए ऐसी कोई प्रॉब्लम हो अगर जाती सीवियर है। केस है तो। जी, जी। डॉक्टर, अगर हम इसके कॉजेज, जो इसके कारण हैं, उस बारे में जानना चाहें तो आप हमारे लिसनर्स को ये ज़रूर बताएं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं ताकि वो और जागरूक रहें। जी, ये बेसिकली इसको फंक्शनल डिसऑर्डर कहा जाता है क्योंकि इसमें एंड रिजल्ट ऐसा है कि इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी है जी, तो उसमें कुछ फ़र्क आ जाता है। ओके, हमारे इंटेस्टाइन में वेव लाइक मूवमेंट्स होती है जिससे जो मसल्स वगैरह कंट्रैक्ट करते हैं, इसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जी, सो ये जिससे हमारा डाइजेशन में और अनडाइजेस्टेड फूड को आगे स्टूल के रूप में पास होने में ये मदद होती है।
तो बट इन पेशेंट्स में क्या ऐसा होता है कि या तो पेरिस्टालसिस या जो वेव लाइक कंट्रैक्शन है या तो बहुत कम होगी जी, या बहुत ज़्यादा होगी, ओके, जिसके फलस्वरूप कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जी, अगर मूवमेंट कम होगी रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी फीकल मैटर की, जी, अगर मूवमेंट ज़्यादा होगी तो डायरिया टाइप के सिम्टम्स आ जाएंगे। सो ये इरेगुलर या ये जो मोशन इसका मूवमेंट का फ़र्क है कॉन्ट्रैक्शंस का इंटेस्टाइनल, जी, जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, इससे सिम्टम्स की जो डायरेक्शन है उसका निर्भर होता है कि वो आइदर इट इज़ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। जी, और ये इसको काफ़ी स्टडी किया जा रहा है और कुछ ऐसा भी है कि माइंड और गट एक्सिस इस तरह की थ्योरीज भी हैं इसके लिए। इसके अलावा कुछ ट्रिगर्स हैं डाइट के जी, जो इन चीज़ों को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं या फिर डायरिया कर सकते हैं। यो अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग है। इसमें चॉकलेट्स हो सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कैफीन हो सकती है, बट एक जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस जो कई लोग एंजाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी माइंड में जो चल रहा है उस पे गट पे उनका इफेक्ट पड़ता है जी, कि उसकी मूवमेंट तेज होती है या रुक जाती है। जी, जी, सो ये सिम्टम्स उससे और ज़्यादा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो परेशानी बढ़ती जाती है। जी, आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत सही बात बताई है। एक स्ट्रेस जो है इसका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है, क्योंकि आजकल हम बहुत देखते हैं डॉक्टर कि हर कोई इंसान स्ट्रेस में रहता है, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी, लेकिन हर चीज़ को वो स्ट्रेस में तब्दील कर देता है। वो उन चीज़ों को लाइटली लेने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए आई थिंक हम भी अपने लिसनर्स से यही एक अपील करना चाहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको आप अच्छे से सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन उस प्रॉब्लम को लेकर अगर आप बार बार सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम के बारे में तो सोचेंगे ही, लेकिन और भी प्रॉब्लम्स को आप इनवाइट कर लेते हैं। एक चीज़ और है कि स्टडीज में फीमेल्स में ज़्यादा पाया गया ये। ओके, सो इसमें ये भी देखा गया कि ड्यूरिंग मेंसेस जो होता है जी, तो ये सिम्टम्स IBS के इंटेंसिफाई हो जाते हैं, जी, जिससे एक स्टडीज के मुताबिक ये बोला जा रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है जी, वो भी एक ट्रिगर एक्ट करते हैं। ओके, सो इनकी फीमेल्स की जो नंबर है वो ज़्यादा होता है। जी, सो उस टाइम पे हमें अपना पूरा ख्याल रखना है और एडिशनल स्ट्रेस नहीं करना। जी, एक तो जी, अगर हार्मोन की वजह से हो रहा है, पर एडिशनल एंजाइटी या स्ट्रेस मेंसेस के दौरान भी कॉम्प्लिकेट करता है। जी, तो डॉक्टर आई थिंक आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की है, एंड आई थिंक ये सभी बात जो है वो एक हमारी जो फीमेल्स लिसनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको स्ट्रेस में तब्दील ना करें। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं स्ट्रेस एक हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं शुरुआत होती है स्ट्रेस से। इसीलिए आप स्ट्रेस को मत इनवाइट कीजिए अपने लिए। और महिलाओं को हम यही कहना चाहेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस ये लाइफ चलती रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन अगर आप उनको लेकर बैठे रहेंगे तो आप कभी भी उन प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग पाएंगे। इसीलिए प्रॉब्लम्स को छोड़िए और अपने लिए एक अच्छा जीवन लीजिए। तो डॉक्टर आपने कारणों के बारे में बताया और बहुत सारी बातें आपने बताई। अगर हम डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहें तो हमारे लिसनर्स और हमें भी आप ये बताएं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। जी, मुख्यतः इसका जो ट्रीटमेंट है चाहे कोई भी टाइप हो, वो डाइटरी चेंजेस विच आर सप्लीमेंटेड बाय ड्रग्स एंड साइकोथेरेपी। ओके, सो ये तीनों चीज़ें काम करती है। अगर माइल्ड सिम्टम्स है किसी को तो ये एडवाइस होता है कि लो फैट या हाई फाइबर डाइट ये खाई जाए। जी, सो इसमें यह है कि तुम कुछ अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कीजिए, और ज़्यादातर ट्रिगर्स लैक्टोज, कैफीन, बीन्स, कैबेज, कुकुम्बर, अल्कोहल या कुछ मेडिकेशन ही पाई जाती है जो अवॉइड करनी चाहिए उनको। जी, इसमें डॉक्टर सलाह की भी जरूरत है। और कुछ लैक्सेटिव्स होते हैं जो ओवर द काउंटर साइलियम लैक्सेटिव, वो भी दिए जा सकते हैं जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों केसेस में हेल्प करते हैं। ओके, और इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ अगर तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो रूल आउट करनी चाहिए जी, कि जी, मिल्क प्रोडक्ट से कुछ एलर्जी या इंटॉलरेंस है वो रूल आउट करनी चाहिए। ओके, अगर सिम्टम्स मॉडरेट है तो उसमें भी इसी लाइन पे सारा ट्रीटमेंट बेस्ड है। सो हाई फाइबर जो डाइट है वो इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स का। और कुछ लैक्सेटिव भी यूज़ किए जा सकते हैं, लैक्टुलोज जैसे, जी, जो कुछ मददगार सिद्ध हो सकते हैं। अगर बाकी कुछ केसेस में डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स वो भी दे सकता है। ओके, सो इसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या बिहेवियर थेरेपी का
बहुत बड़ा रोल है, जिसमें एंग्जाइटी जो है वो कैसे रिड्यूस की जा सके और कोप कैसे करना है पेन के या अदर सिम्टम्स के IBS में, वो सिखाया जाता है। जी। और ये काफ़ी अहम हिस्सा है इस थेरेपी का। जी। कोई रिलैक्सेशन थेरेपी होती है, कोई बायोफीडबैक मैकेनिज्म होता है, इसमें कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जी। तो ये काफ़ी टेक्निक्स आ चुकी हैं ये, जिससे ये टैकल हो सकती है। जी। अगर सिम्टम्स काफ़ी सीवियर हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, जिसमें कि कोई वो जो पेशेंट है वो क्रिपल हो गया, क्रिपल मीन्स वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा, ओके। वो IBS से ही जूझ रहा है, सुबह शाम रात, जी। उसका जीना बहुत मुश्किल हो गया है। जी। तो ऐसे उसमें कुछ ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं डॉक्टर। सो इसमें पेन रिलीविंग ड्रग्स भी होते हैं, कुछ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं। ओके। सो ये डॉक्टरी सलाह पे ही सब कुछ किया जाता है। जी। जी। तो लिसनर्स देखिए, डॉक्टर ने हमें ट्रीटमेंट के बारे में बताया और आई थिंक आप सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली आप ठीक भी हो जाएंगे। तो डॉक्टर, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं और जितने भी हमारे चंडीगढ़ के जो भी हमें ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में वो कैसे बिहेव करें और कैसे अपने आप को संभालें? इसमें हमें ये याद रखने की जरूरत है कि जो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। ओके। ना ही इसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और कोई ना ही ये जो इंटेस्टाइन की कैंसर की तरह कोई बीमारी है। जी। ठीक है, पर फिर भी ये हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। ओके। सो हमारी काफ़ी सारा टाइम का कंजम्पशन होती है, स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस से खुद और भी बढ़ती है। जी। सो अगर हम सिम्टम्स को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो इसमें हमें ये ध्यान रखना कि हम अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। जी। डाइट को मॉडिफाई करें और प्रॉपर काउंसलिंग लें। जी। इसमें कुछ शर्म वाला वो नहीं है कि जी, मैं जी। डॉक्टर के पास इस विषय में क्या जाके कहूँ। जी। जी। क्योंकि हमने देखा कि कई बार कुछ पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जाते हैं बार बार, वो वही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी जाते हैं पेट के लिए। वो ये नहीं देखते कि अगर ये तुम्हारी एंटीबायोटिक या दूसरे पेट के लिए जो ड्रग्स ले रहा है, जी। इसको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये फिर भी आ रहा है। जी। इन दैट केस द क्लिनिशियन को उसका साथ देना चाहिए और उसके समझाए जी। कि तेरे लैब टेस्टों में कोई स्टूल में कुछ सैंपल में कुछ डिफेक्ट नहीं आया, जी। ना ही तेरे को वॉर्म इन्फेस्टेशन है, और उसकी हिस्ट्री में इलिसिट करवाए कि अगर तेरे को स्ट्रेस है तो उसको साइकोथेरेपी कुछ उसकी काउंसलिंग करे। ओके। और डाइट की मॉडिफिकेशन करे और उसका साथ दे, जिससे ये उसके सिम्टम्स कम हो और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो, अच्छी हो जाए। जी। तो पेशेंट को भी निडर होना चाहिए कि अपनी पूरी प्रॉब्लम बताए, जैसे दूसरी प्रॉब्लम्स होती है उसके जैसे उसका ट्रीटमेंट करवाए, और डॉक्टर्स को भी उसको जल्दी पहचानना चाहिए कि हाँ ये कोई इससे पेशेंट को वाकई बहुत तकलीफ हो रही है। जी। अगर कोई डॉक्टर इसको निगलेक्ट ना करे कि अच्छा ये मामूली पेट दर्द होगा, आज ठीक हो गया, फिर हो गया तो फिर दवाई लिख दी, ऐसे नहीं। उसकी कंप्लीट हिस्ट्री और डायग्नोसिस में उसकी पूरा साथ दे। जी। जी। तो आई थिंक डॉक्टर, हर इंसान को ये जानने की ज़रूरत है अपनी सेहत के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है, बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, क्योंकि लिसनर्स जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो डॉक्टर्स उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसीलिए बिना हेजिटेशन के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें डॉक्टर्स के साथ। कभी भी आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो डॉक्टर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आप जब तक खुद की मदद नहीं करेंगे तो डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप की मदद कीजिए। तो डॉक्टर, आपने आज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सभी लिसनर्स के साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।